दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक लव स्टोरी और कैसे एक लव स्टोरी हॉरर में बदल जाती है और लास्ट में जाके सारी ही चीज़ें एकदम अपोजिट हो जाती हैं। अब एग्जैक्टली ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, क्या इसमें होता है और क्या इसमें हॉरर एंगल है, ये सब आपको बताएंगी अग्रिमा जी। तो जो ये इंसिडेंस है ये शुरू होता है कोलकाता से, और जो मेरी क्लाइंट है इनका नाम है मिष्टी बैनर्जी। ये बंगाल की रहने वाली थी। और थोड़ा सा अभी हम पीछे चले जाते हैं क्योंकि आज के तौर पे अगर हम देखा जाए तो इनकी एज होगी लगभग 32-33। थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, आज से 17-18 साल पहले। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो है ना बहुत बचपन से ही होती चली आई, क्योंकि आप जानते हैं कि इनकी जो कुल देवी होती हैं जी। खासकर जो कोलकाता या बंगाल से बिलोंग करते हैं, जो बंगाली होते हैं, इनकी कुल देवी हमारी माँ काली होती है। ठीक है, तो इनके घर में बहुत पूजा पाठ होती थी और शुरू से ही इनको भी ये सिखाया गया था। ये 2 बहनें थी, शुरू से इनको ये सिखाया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करनी है, स्पिरिचुअल रहना है, अपने आप को बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करना। या कहीं पे भी अगर आप ऐसी लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ पे जाना आपको स्थगित है, नहीं जाना है, वहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के जाना है। और अगर आप गलती से बिना बताए चले जाते हैं तो आपको आके घर पे वो चीज़ डिस्कस करनी है। अच्छा, ये जो मिष्टी बैनर्जी है ये क्योंकि छोटी थी तो इसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला गया था। और ये शुरू से ही एक ऐसी लाइन में कह सकते हैं आप एंटर हो गई थी जिसमें एक आर्टिस्टिक फॉर्म में इसने अपने आप को मतलब आगे बढ़ाया। पेंटिंग ये करती थी और बहुत ही अच्छी मतलब पेंटिंग करती थी, मार्केट लेवल पे अच्छा इनका स्कोप था, बिकती थी, सब कुछ होता था। अब आप जानते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो सिंगर है, चाहे डांसर है, चाहे कोई भी आर्टिस्ट है, उसमें एक कैपेबिलिटी एक इंसान की ऐसी होती है आर्टिस्टिक फॉर्म में कि वो इंसान अपने रूह को निकालने के लिए कोशिश करता है उस फ्रेम में दिखाने के लिए। Right. कि हम जो भी पेंटिंग बता रहे हैं अपनी जी जान से उसमें सारे अपने इमोशंस को दर्शा दें। अच्छा, ये जब क्योंकि शुरू से ही इनका नाम बहुत अच्छा होने लग गया था, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी, स्टूडियस बहुत ज़्यादा थी स्कूल लेवल से। तो एक टाइम आता है विकास जब ये 16-17 साल की थी। और 16-17 साल में जब ये थी, इनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो कि बहुत अच्छे लेवल पे इन चीज़ों को प्रमोट करता था। पेंटिंग्स हो गई आपकी या फिर बड़े बड़ी आर्ट्स को प्रमोट करता था, एग्जीबिशंस लगाता था। तो इनकी मुलाकात हुई उनसे और इन्होंने बहुत ज़्यादा इनके आर्ट को और इसको सराहा और बोला कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि हम ऐसे ही आगे मिलके काम करें जिससे कि मार्केट लेवल पे आपका तो नाम हो ही रहा है और हम भी उस चीज़ को आगे आपके फॉर्म को और जितना हो सके मैं अपने एंड से आगे लेके जाऊँ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब ये लोग काम कर रहे थे साथ साथ इनके एग्जीबिशंस होने लग गए। तो इस लड़के का हम नाम रख देते हैं सलीम। ठीक है। ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, इनका नाम सलीम रख देते हैं। और यहाँ पे मिष्टी बैनर्जी जो कि एक बंगाली फैमिली से थी। अब धीरे धीरे बहुत जल्दी जल्दी स्पीडन अप हो गई चीज़ें, पता नहीं चला एग्जीबिशंस में और काम करते करते कब इन लोगों के बीच में प्यार डेवलप हो गया। और जब प्यार डेवलप हो गया तो लड़की 16-17 साल की, आप समझ सकते हो उसका मानसिक संतुलन कैसा होता है। वो ना तो इतनी ज़्यादा मैच्योर लेवल की होती है और ना ही इतना ज़्यादा डाउन लेवल की होती है। एक ऐसा मीडियोकर लेवल होता है जो टीनेज में गिर जाता है। Right. और इंसान कई बार ऐसी ही चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। एज अ टीनेजर ना उस टाइम पे हम इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से थोड़ा सा भी कोई एक सपोर्ट मिल जाए तो हमें लगता है पता नहीं क्या ही हो गया बिल्कुल है। अब ये जो सपोर्ट था ये इसके लिए सलीम उभर के आ रहा था। अब क्या हुआ, जब इन्हें लगा कि हाँ हम लोग सब कुछ अच्छा कर सकते हैं तो सलीम ने इनको ऑफर किया, एक लेटर लिखा, क्योंकि खुद उसकी हिम्मत नहीं हुई उसको डायरेक्ट बोलने की। तो उसने एक लेटर के फॉर्म में लिखा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे नहीं पता मेरे अंदर इमोशंस कब डेवलप हो गए हैं। और लास्ट में वो लिखता है कि मैं इस दिन तक आपके जवाब का इंतजार करूंगा, हमारा लास्ट एग्जीबिशन है। अच्छा, क्योंकि जो सलीम है वो रहने वाले दिल्ली के थे और ये रहने वाली कोलकाता की थी, तो वहाँ किसी एक इवेंट में ये लोग मिले थे जहाँ पे इनका 3-4 दिन का एग्जीबिशन चल रहा था। तो इन्होंने फर्स्ट डे वो लेटर लिखा और बोला कि 4th डे में मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। अब मिष्टी बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई क्योंकि उसको ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इमोशंस मेरे अंदर भी हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी हैं, पर ना तो वो बोल पा रहे हैं और ना ही मैं बोल पा रही हूँ। पर अगर आज उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि मुझे चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये जवाब मांगा है, क्योंकि देखिए क्या है ना, एक समय ऐसा था कि जब इंसान बहुत जल्दी ना फ्रैंक नहीं होता था। और खासकर इस लेवल पे जब आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर होते हो, आपसे लड़का जो है वो 5-7 साल बड़ा है, एक अच्छी मैच्योरिटी कैरी करता है, और लड़की जो है वो छोटी है, टीनेजर्स की एज की है, तो लड़के को भी डर लगता है कि मैं कोई ऐसा कदम ना उठा लूँ जिसकी वजह से लड़की मुझे एक्सेप्ट ना करे या आगे छोड़ दे। पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार में दोनों पड़ चुके थे, उसने हाँ बोल दी
4th डे में, और दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि फैमिली जो थी लड़की की वो बिल्कुल भी इंटर रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और सेम था जो हमारे मिष्टी थी। सलीम के लिए। हाँ, अब मिष्टी की फैमिली क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसने कोशिश भी करी, बट फादर जो थे बहुत अच्छे लेवल के डॉक्टर थे उसके, तो वो चाह के भी कोशिश नहीं कर पाई, क्योंकि एक ऑरा होता है घर का, एक संस्कार होते हैं घर के कि भाई हमने आपको इस चीज़ के लिए पढ़ाया है, बड़ा करा है कि आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि कोई भी हमारे रिलीजन पे या हमारे ऊपर कोई धब्बा लगे। और जब एक सोसाइटी में आप नाम कैरी करते हैं तो ऑब्वियसली कोई पेरेंट्स नहीं चाहते। ये चीज़ जानते हुए परखते हुए मिष्टी ने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं अपने फादर को बताती हूँ या ये बात अगर सामने आती है तो कोई भी मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देगा। तो फैसला लिया मिष्टी ने और सलीम ने कि अब हम भाग चलते हैं और शादी कर लेते हैं, क्योंकि ना तो आपकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी ना ही मेरी करेगी। अच्छा, एक चीज़ आप ये देखिएगा विकास कि मुस्लिम फैमिलीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पे हम किसी इंटर रिलीजन को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, सबका खून एक है, रिलीजन अलग है, ठीक है, इंसानियत होती है और प्यार के लिए खासकर ये चीज़ें नहीं देखी जाती जी। तो जब ये चीज़ हुई थी तो अच्छे से सलीम भी जानता था कि मेरी फैमिली जो है वो एक्सेप्टेंस इसे नहीं देगी, क्योंकि उसके लिए इसको मुस्लिम कन्वर्जन करना पड़ेगा। बट क्योंकि वो ऐसे ही जनरली रिलेशनशिप इतना प्यारा डेवलप हो गया कि इन्होंने शादी कर ली। अब कंडीशन क्या थी कि सलीम के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वो ले तो आया है शादी करके, पर अब उसे रखेगा कहाँ। अब जब वो उसे दिल्ली में लेके आया तो दिल्ली में उसके एक सो कॉल्ड मामा जी रहते थे, जिनसे उसने हेल्प मांगी, रातों रात कॉल किया और ये बताया गया कि मैं ऐसे ऐसे मामा जी एक लड़की को भगा के लेके आया हूँ और हमने शादी कर ली है, अब आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, कहीं से भी कोई एक कमरा अरेंज करवा के दीजिए। अब लड़की देखिए 16-17 साल की, 16 कंप्लीट हुई है, 17 एज में लग रही है, वो इतनी उसको नॉलेज नहीं है, जहाँ लड़का लेके जा रहा है वो जा रही है। बस उसको इतना पता था, वो कहते हैं ना नया नया प्यार, नई नई खुशबू जो होती है उस एहसास की, तो वो लगता है कि खिंचाव हो रहा है बहुत ज़्यादा, नहीं पता होता कि भाई आगे हमारे लिए क्या क्या मुसीबत इकट्ठी होने वाली है। इसके चलते उसने ये भी नहीं सोचा था कि ना तो सिर्फ मैं इस सलीम के साथ आगे बढ़ रही हूँ, पर पीछे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर रही हूँ। अब क्या होता है कि उसके मामा जी जैसे तैसे 2 दिन के लिए उनके कोई रिलेटिव होते हैं और उनको बोलते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसे ऐसे कोई टूरिस्ट हैं, बोल के उन्होंने बोला कि आए हुए हैं बाहर से और आप प्लीज़ बस 2 दिन के लिए, रात के लिए रहने के लिए अलाउ कर दीजिए, तब तक मैं कहीं और इंतज़ाम कर लूँगा। तो ये बोल के उनको ये होता था कि रात को 2 नाइट तो उनके साथ स्पेंड करनी है, ठीक है, और जैसे ही रात बिताई सुबह उनको होता था कि भाई आप कहीं निकल जाओ, क्योंकि आप किसी की फैमिली में रह रहे हो और आपको ये बोला गया है कि टूरिस्ट आए हुए हैं, तो बस रात रात को रहने के लिए चाहिए, सुबह ये लोग घूमने फिरने निकल जाएंगे, यहाँ रुकेंगे ही नहीं। इसी बीच में वो अरेंज कर रहे थे सलीम के लिए कि कोई एक ऐसा कमरा मिल जाए, और इसी बीच में एक अकोमोडेशन मिलता है जो कि सोसाइटल अकोमोडेशन होता है, शेयरिंग बेसिस पे। अब क्या होता है, सोसाइटल अकोमोडेशन ऐसा होता है कि शेयरिंग बेसिस पे एक ही रूफ पे कई फ्लैट शेयरिंग बेसिस पे होते हैं। आपने एक फ्लैट ले लिया, फिर सामने किसी ने ले लिया, ऐसे ऐसे करके। तो एक फ्लैट था जहाँ पे मिष्टी बैनर्जी को रखा गया और उसके हस्बैंड जो थे वहाँ पे रह रहे थे। उनके पास इतना भी अभी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था कि बहुत सारी चीज़ें घर की, यूटेंसिल्स वगैरह, सारे फर्नीचर्स वगैरह अरेंज कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों यही सोच के आगे बढ़े थे कि भाई हाँ, स्ट्रगलिंग पीरियड है, लड़की को वो आगे बढ़ा रहा है, और उसका क्योंकि आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था तो उसने कहा था मैं एग्जीबिशंस तो लॉन्च करता ही रहता हूँ कैसे कैसे। और एग्जीबिशंस भी देखिए ऐसा तो होता नहीं कि किसी ने अपना पैसा लगा दिया, सब स्पॉन्सरशिप से चलते हैं। तो उसको भी यही था कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ तो कर ही रहा हूँ, आगे करके हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अब जब ये अकोमोडेशन ले लेते हैं वहाँ पे शेयरिंग बेसिस पे और जब वहाँ पे रहने लगते हैं तो लड़का पूरे दिन तो बाहर रहता है। अब शाम को वो आता है, अब उसने कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें उसको अरेंज करके दे दी थी मिष्टी बैनर्जी को, जैसे गैस का चूल्हा हो गया, एक चटाई हो गई, है ना, एक छोटा सा चारपाई हो गई, और 2-3 जगह उसने मतलब ऐसी चीज़ें रख दी थी जो कि जैसे फ्रिज हो गया, है ना, और कूलर छोटा सा रख दिया था कि भाई एक छोटी सी गृहस्थी बन गई है हमारी। अब उन्हें ये पता था कि जैसे तैसे हमें कुछ साल तो ऐसे गुजारने हैं, क्योंकि लड़का भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था और लड़की भी ऐसी नहीं थी कि उसको फैमिली में ये बताया जाए कि भाई बहुत मैच्योर है और अब हमने शादी कर लिया और ऐसा। अच्छा, अब ये लड़के का बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क ये होता जा रहा था कि लड़की को उसने कैसे वहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि जब वो उसको वहाँ पे लेके आया था अकोमोडेशन में, वो आते ही वहाँ पे विदिन 3 to 4 months प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब रहते रहते जब वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब सारा जिम्मेवारी पड़ गई है सलीम के ऊपर। अब उसको ये लग रहा है कि मैं अकेले सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ। करते करते
जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था, उससे 2 महीने पहले सलीम ने अपनी फैमिली को बता दिया। अब जब सलीम ने फैमिली को बताया तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हम किसी भी तरीके से इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उधर से जैसे तैसे हिम्मत करके मिष्टी बैनर्जी ने भी अपनी फैमिली को एक खत लिख के आई थी घर पे, जिसपे लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए, ना कोई पुलिस एक्शन लिया जाए। और उसके 2-3 महीने बाद जब मिष्टी बैनर्जी अपने घर पे फ़ोन करती है, वो बताती है कि मैंने ऐसे एक मुस्लिम फैमिली के लड़के से शादी कर ली है और मैंने अपनी मर्जी से करी है, ये लव इंटर रिलीजन मैरिज है, तो प्लीज़ इस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। चलिए कोई बात नहीं। अब जब 2 महीने पहले पता चलता है फैमिली को, तो फैमिली वाले बहुत नाराज़ होते हैं सलीम के, और वो ये बोलते हैं कि भाई देखो, अगर वो हमारे धर्म कर्म से हमारी बनती है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये नाजुक पार्ट होता है जब पता होता है फैमिली को भी कि लड़की प्रेग्नेंट है, तो ज़्यादा इस समय प्रेशर ना डाला जाए। अब क्या हुआ विकास की ऐसी ही कंडीशन में फैमिली ने जब देखा 2 महीने रह गए हैं, चलो गुस्सा नाराज़गी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, फैमिली में इनको बुला लेते हैं, एंट्रेंस दे देते हैं। तो लड़का जो है वो उसको लेके मिष्टी बैनर्जी को वो घर चला जाता है। अब आप देखिए, जो हॉरर इंसिडेंट्स है, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो कहाँ, कैसे और कब शुरू होती है, अब ये सारा सिनेरियो क्रिएट होगा उस घर में जाने के बाद। अब ये इतनी प्यारी लव स्टोरी जिसमें दोनों ने इतने डेडिकेशन के साथ शादी करी, सब कुछ एक दूसरे को समर्पित कर दिया, अब ये चीज़ कितना आगे जाके भयानक रूप ले लेगी, ये अब आपको पता चलेगा। अब जब मिष्टी एंट्री करती है फैमिली में, तो जैसे कि उसकी सास चाहती थी, उसकी अम्मी चाहती थी कि भाई आप हर रिलीजन में, हमारे रिलीजन में आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करो, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, है ना, आप जो भी मतलब हमारे रिचुअल्स हैं वो फॉलो करो, आप बुर्खा पहनो, और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसके लिए बहुत नई थी। सलीम ने क्योंकि उसको कभी रोका टोका नहीं था, तो इसलिए सलीम के साथ उसको कभी बाउंडेशन महसूस नहीं हुई। अब एकदम से फैमिली चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, फिर भी उस लड़की ने सब कुछ करा, उसने अपना जितना हो सकता था निभाया, अपने एंड से जितना प्यार दे सकती थी फैमिली को दिया। सिर्फ उसके ससुर जी ऐसे थे जो उसको बेटी के स्वरूप में प्यार करते थे और उसको बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते थे। मतलब वो टोटली एक्सेप्ट कर चुके थे। हाँ, वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि भाई जैसे अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसको भी इतनी मोहब्बत से रखता, क्योंकि वो रीज़न क्या बना था एक्सेप्ट करने का, क्योंकि जब वो गई थी, खुद तो वो बीमार होते हुए भी उसके जो ससुर जी हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, तो उसने उस समय पे भी उनकी बहुत ज़्यादा केयर की थी। तो उनको बहुत ज़्यादा एक अंदर से अटैचमेंट हो गया था कि ये बच्ची जो है, ये बहुत सीधी बच्ची है और इसका मैं ध्यान रखूंगा, मैं केयर करूंगा, कोई भी इसको, मैं ये कोशिश करूंगा कि घर में तकलीफ ना हो। अब आप एक चीज़ तो जानते ही हैं विकास, की जब मुस्लिम फैमिलीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, बचपन में ही ना कई बार ऐसा होता है कि बुआ फूफी या फिर जो भी होता है आपके रिलेशन में ही कई बार शादियाँ फिक्स हो जाती हैं, और इनमें चल जाता है सिर्फ अपनी सगी बहन को छोड़ के रिलीजन में शादी हो जाती है अपने रिलेशन में। तो क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में ही ना सलीम की जो शादी थी वो इनकी बुआ की लड़की से फिक्स कर दी गई थी। जब फिक्स कर दी गई थी तो उन्होंने आपस में ये जुबान दे दी थी, इनकी मम्मी ने और उनकी बुआ जी ने ये जुबान दे दी थी आपस में कि हमारी बच्चों की शादी हम बड़े होके धूमधाम से करेंगे। पर क्योंकि सलीम ने तो शादी कर ली थी, लव मैरिज हो गई थी, वो जो लड़की थी वो अपने अंदर ही कहीं ना कहीं डेवलप करती जा रही थी इमोशंस। उसको ये लग रहा था, क्योंकि सलीम तो उसको बाय फिजिक पसंद था ही, मेंटली भी वो लड़का बहुत सस्टेनेबल एक उसमें था पोजीशन में, जल्दी से क्विक डिसीजंस लेने वाला वो नहीं था। यहाँ तो आप ये देखिए कि प्यार हो गया था, तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ इंसान खुद को रोक नहीं पाता, उसको डर होता है कि मैं उसको खो ना दूँ। अच्छा, अब जब ये चीज़ पता चलती है इसकी बुआ जी को, जब घर पे सब लोग आते हैं मिष्टी से मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, तो उसको पता चलता है कि सलीम ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अब वो बहुत ज़्यादा घर जाके रोती है, जो बुआ जी की बेटी होती है वो घर पे जाके बहुत ज़्यादा रोती है। उसका नाम हम रख देते हैं आयशा। ठीक है। आयशा ने इतना ज़्यादा हुड़दंग मचा दिया घर पे जाके, और उसने घर में चीज़ें तोड़फोड़ शुरू कर दी, और उसने सिर्फ ये चीज़ बोला कि मुझे कैसे भी सलीम चाहिए, अगर तुमने मुझे मम्मी सलीम नहीं ला के दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मतलब इस हद तक का पागलपन था कि कुछ भी करो लेकिन मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी शादी हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका बच्चा होने वाला है, पर हमारे रिलीजन में तो एक्सेप्टेबल होता है ना, 2 शादी 3 शादी हम कर सकते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस लड़की को भी एक्सेप्ट कर लूंगी, पर मेरी शादी करो उससे। अब सलीम जो है वो उस तरीके का लड़का नहीं था पहले जैसा। आजकल के जितने भी आप देखेंगे मुस्लिम्स, जितने अच्छे पढ़े लिखे हैं, जितने एक्नॉलेज चीज़ों के लिए रखते हैं, नॉलेज होती है उनको, ज़्यादातर वो यही ट्राई करते हैं कि एक ही मैरिज हो, है ना, एक ही मैरिज हो, 2 बच्चे हों, उससे ज़्यादा ना हो। अब
क्या होता है इस कंडीशन में, जब उसको पता चलता है कि भाई उसने तो घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी आयशा ने, तो उसकी अम्मी जो होती है वो उसको कमरे में लेके जाती है सलीम को और बोलती है कि बेटा देख, तू दूसरा निकाह कर ले। तो उसने बोला कि नहीं, मैं मिष्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं जो है मैं उसको बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकता। तो ये जब इसने बात बोली है तो इसकी अम्मी ने बहुत निराश होकर उनसे बोला कि देखो ऐसा है, मैं अपने बच्चे के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अब जबकि उसने शादी कर ली है और वो जो है लड़की पूरे धर्म कर्म से हमारी बन चुकी है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, ठीक है, वो रोज़े रखती है, वो हर वो चीज़ करती है जो हम उसको करने को कहते हैं। वो बुर्का पहनती है जिस लड़की ने कभी पहना नहीं। तो मैं कैसे उस चीज़ को बोल दूँ? मेरा बच्चा अगर नहीं करना चाह रहा तो सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगी। अब ये बात जब पता चलती है तो आयशा और ज़्यादा पागल हो जाती है और वो अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कोई मौलाना हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई भी तरीके का पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, कोई सियाना हो या कोई भगत हो, मम्मी मेरे को जाना है और किसी भी तरीके से उसको पाना है। ये जिद वो ठान चुकी थी। अब क्या होता है, एक दिन ऐसी बातचीत चल रही होती है, सारी फैमिलीज बैठी होती हैं, तो अचानक से ना मिष्टी का हाथ कट जाता है सब्जी काटते हुए रसोई में। जब कट जाता है तो आयशा घर में ही मौजूद होती है उस समय, क्योंकि इनका फैमिली फंक्शन था, सब लोग साथ में थे। तो जल्दी से आयशा उसको वॉशरूम में लेके जाती है और अपनी मम्मी को आवाज़ देती है और बोलती है इशारा करके कि इसका ब्लड पड़ा है, वो आप सैंपल ले लो। और वो उसको अपना वॉश कराती है, हैंड उसको पट्टी वट्टी करती है, क्योंकि ज़्यादा कट लग चुका होता है तो खून बहुत ज़्यादा बह गया होता है। तो डॉक्टर के लेके जाते हैं, टाँके वगैरह होता है, पर उनका काम हो चुका होता है, वो ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। जब फंक्शन ओवर होता है वो घर पे जाते हैं। अब ये जो उन्होंने करा होता है, ये करा होता है वाई, बिकॉज उनके तांत्रिक ने उनको बोला होता है कि हमें कोई भी इतना सा भी उसका कोई डीएनए का पार्ट चाहिए, चाहे वो उसका कोई ब्लड सैंपल हो, उसके बाल हो, उसका कोई कपड़ा हो, या उसका कोई नाखून हो, या कुछ भी XYZ कोई भी चीज़ हो। तो मतलब आप ये देखिए, जो हमारा ब्लड होता है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग सैंपल होता है। तंत्र विद्या में जब षट कर्म करे जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लड से ही आहुति दी जाती है। उसमें वो पार्ट ऐसा डलता है जिसमें अगर आपने उसका अनुष्ठान कर लिया 41 दिन तक, तो वो चीज़ जल्दी से आपसे नहीं छूट सकती। तो यही चीज़ उनके लिए बेस्ट पार्ट हो गया था। उन्होंने ये ठान लिया था कि भाई अब जैसे भी है आयशा का इसको बनना पड़ेगा सलीम को। अब वो ब्लड लेके आयशा का चले जाते हैं। अब क्या होता है विकास, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। क्या शुरू होती है कि उनको बोला जाता है कि अब तुम 41 दिन तक शांत बैठ जाओ और धीरे धीरे तमाशा देखो क्या होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब मिष्टी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो जाती है तो कई बार ऐसा वो महसूस करती है कि वो घर में जब है, घर में उनके 5 मेंबर्स होते हैं, उसको लगता है कि जब घर में 5 मेंबर्स हैं तो भी उसको ऐसा घर में ऐसा लगता था जैसे घर में कोई है ही नहीं। वो अकेला खुद को कमरे में बंद कर लेती थी, एकदम शट डाउन करके, वो अंधेरा करके पूरे घर में, और वो बैठी रहती थी पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात। सोना उसका बिल्कुल जैसे ख़त्म ही हो गया था, सोना बंद कर दिया था उसने। और ऐसा उसको महसूस होने लग गया था कि जैसे कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द कोई है जो हर वक्त मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैं पागल हो रही हूँ। अब आप ये देखो कि जब ये हरकत उसकी शुरू हो गई, जब उसने खुद को बंद करना शुरू कर दिया, तो उसकी अम्मी ने सलीम से बोला कि भाई देखो, आजकल मिष्टी बहुत अजीब अजीब सी हरकत कर रही है, अब आप देखो ज़रा, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ या देखो किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ कि क्या प्रॉब्लम है इसको, कि ये क्यों अपने आप को अकेला एकदम करके रखती है। हम घर में 5 मेंबर हैं पर ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे हमारे बीच में वो है। वो बिल्कुल अकेला एकदम रहना पसंद करती है, किसी से बात करना पसंद नहीं करती। अच्छा क्या हुआ ना, इनके बीच में आपको भी पता है कि ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है, लोग जल्दी से झाड़ा वगैरह लगवा लेते हैं। तो सलीम ने देर ना करते हुए उसका झाड़ा वगैरह टाइम से करवा दिया। अच्छा, उस झाड़ा वगैरह करवाने के बाद प्रोटेक्शन उन्होंने धागा बांध दिया था उसके हाथ में, तो थोड़ा टाइम तो चीज़ें सही चलती रही। पर उसके बाद जो चीज़ें हुई, क्योंकि बच्चा उसका हो चुका था, है ना, 2 महीने बच्चे थे जब फैमिली ने एक्सेप्ट किया था, बेटा उसका हो चुका था, और जब वो फैमिली फंक्शन था, जब सब लोग मिले थे, तो वही फंक्शन था बेटा का, उसका नामकरण हो रहा था, इसी वजह से सब लोग मिले थे। अब क्या हुआ ना कि जब उसने झाड़ा वगैरह लगवाया, कुछ टाइम तक चीज़ें सही चलती रही, तो एक टाइम ऐसा आया विकास, जब वो पूरी पूरी रात ना बैठ के बेटे को हाथ में लेती थी अपने, और ये सोचती थी बाहर बालकनी में खड़े होके कि इसको यहाँ से नीचे फेंक दूँ। ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, उसको थॉट्स आते थे दिमाग में।
वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी और वो नीचे झांकती थी और वो ये सोचती थी कि अगर मैं इसको यहाँ से नीचे फेंक दूँ तो क्या होगा, मरेगा कि बचेगा। ऐसे ऐसे उसके दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि आयशा के परिवार ने तो ये सोच ही लिया था कि उनको बर्बाद करना है किसी भी तरीके से, कि अगर ये मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का भी नहीं हुआ। धीरे धीरे करके आयशा के मिष्टी के बच्चे के ऊपर और मिष्टी के ऊपर चीजें स्टार्ट हो गई। क्योंकि अब जेन्युइन सी बात है कि वो एक प्योर सोल है जो बच्चा है। जल्दी से एक लिंक होता है 1 साल तक बच्चे का, जो पूर्व जन्म से उसका जुड़ा रहता है जब तक बच्चा इस दुनिया का नहीं हो जाता। तो उसके तार जब कनेक्टेड रहते हैं तो बहुत जल्दी बच्चे की थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है और इस बीच में बच्चा कोई भी चीज़ ऐसी पैरानॉर्मल देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ना मतलब बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है, उनकी तरफ पीट करके नहीं सोना चाहिए जब छोटा बच्चा होता है। तो क्या हुआ ना, अब उसके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे थे, पर कोई शक्ति थी उसको जो उसको रोकती थी ऐसा काम करने से। अगर ऐसा वो कर देती तो वो शायद सब कुछ बर्बाद कर बैठती, पर अभी किस्सा चलना था। अब क्या हुआ कि जिस दिन ऐसा उसको थॉट आया, वो अंदर जाके अपना हस्बैंड को उठाया, सलीम को, और बहुत रोई, बहुत तेज रोई और उसने उसको बता दिया। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सारी चीज़ें जो थी वो सलीम से डिस्कस करती थी। अच्छा, इसी बीच में जब बच्चा भी हो गया था तो उसका कामकाज भी सब छूट गया था, तो वैसे ही पूरे दिन घर में रहना, कहीं आना नहीं जाना नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव जोन में वो आ चुकी थी। तो जब उसने ये चीज़ बताई तो सलीम ने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा एक बार कल चलते हैं और एक बार तुम्हारा मैं मौलाना से झाड़ा लगवा देता हूँ, चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। पर अगले दिन इत्तेफाक से मौलाना साहब को कहीं जाना पड़ा तो वो अवेलेबल नहीं हो पाए। अब क्या हुआ, जब वो नहीं अवेलेबल हो पाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसी बीच में बढ़ती चली गई। क्या होता है विकास, एक बार ये किसी फंक्शन में गए होते हैं, फैमिली फंक्शन होता है, उसमें गए होते हैं, तो वहाँ पे जैसे इनके में वलीमा बोलते हैं, तो वलीमे में वो गए होते हैं और वहाँ पे खाना वगैरह का प्रोग्राम चल रहा होता है। उसी बीच में ना सब लाइन में लगे होते हैं, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, खाना डाल रहे होते हैं प्लेट में। तो वो देखती है मिष्टी कि भाई उसको जो सब्जी चाहिए वहाँ पे अभी 1-2 लोग और खड़े हैं, उसका नंबर नहीं आ रहा। तो उसको ना एकदम से पता नहीं क्या होता है, बहुत अग्रेशन होता है और वहाँ पे जो पतीला रखा होता है, जो कुकर जिसमें भी वो चीज़ें रखते हैं, वो उठा के वो उड़ेल देती है, फेंक देती है नीचे। और वो सारी आधी सब्जी उसके ऊपर गरम गरम और आधी नीचे। एकदम से मतलब आधी स्किन उसकी जल चुकी होती है और एकदम से उसको लेके भगते हैं वहाँ पे और हॉस्पिटलाइज करते हैं। जब हॉस्पिटलाइज करते हैं वहाँ पे तो उसको ना रात को ऐसा महसूस होता है, जब सलीम उसके पास सो रहा था वहाँ पे और वो एडमिट थी, तो एक टेक केयर के लिए फैमिली मेम्बर होता ही है और एक आजकल सोफे की या फिर कोई भी एक सुविधा होती है जहाँ पे आपका फैमिली मेम्बर रात को सो सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा केयर करता था, वो वहीं पे सोता था और वो अपनी मम्मी को कहता था कि जब तक ये एडमिट है इसकी केयर मैं ही करूँगा। अब क्या होता था, रात को सुबह तो वो ठीक रहती थी, पर जहाँ 12 बजते थे उसके बाद उसकी कंडीशन ऐसी होती थी, कभी तो वो ड्रिप निकाल के फेंक देती थी, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसने जो इंजेक्शंस रखे थे वहाँ पे, जो होते हैं कि कंपाउंडर आएगा या नर्स आएगी, वो जैसे जैसे डॉक्टर अलॉट करेगा वो वैसे वैसे इंजेक्शंस लगाएंगे बॉटल्स में, है ना, वो इंजेक्ट करा जाता है जिस तरीके से दवाई आपके अंदर जाती है, वो इंजेक्शंस लेके अपने आप कभी गर्दन में कभी कहीं भी वो खोप लेती थी। जब ये सारी हरकतें हुई तो डॉक्टर ने उसको खुद बोला, सलीम को, कि भाई मतलब ये मेडिकल इश्यूज़ मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये कुछ और ही मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, ये जल गई है, इसने ऐसी हरकत करी है, वो चीज़ ठीक है, पर क्या कुछ आपको ऐसा आभास नहीं हुआ? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे फील हुआ है, 1-2 बार मैं इसका झाड़ा भी करवा चुका हूँ, पर अभी क्या मतलब सिचुएशन है, ये जो ऐसे हरकतें कर रही है ये मेंटली तो नहीं डिस्टर्ब हो गई है? तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेंटली डिस्टर्ब होने के लक्षण नहीं है क्या बोलते हैं सलीम, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये पैरानॉर्मली मुझे दिख रही हैं। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर जो था थोड़ा फैमिली का था तो इसलिए उसने थोड़ा खुल के गाइड कर दिया था। अब एक रात की बात है, वो उसको जब डिस्चार्ज करके घर पे ले आते हैं तो लड़की जो होती है सेकंड फ्लोर पे, जैसे ये लोग रह रहे होते हैं, तो वहाँ पे ना जैसे आगे बालकनी में ना आगे खिड़की लगी होती है जिसमें शीशा लगा होता है। वो रात को जाती है और अपने हाथ से वो शीशा फोड़ देती है और उसके कांच उसके हाथों में गड़ जाते हैं। अब वो शीशा क्यों फोड़ती है, किस अग्रेशन में फोड़ती है? शीशे के जस्ट बगल में चैनर होता है कि कभी भी अगर सलीम को जाना पड़ जाए रात बेरात, उसको छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, तो
कोई भी तरीके से फैमिली मेंबर्स, क्योंकि देखिए मम्मी है, पापा है, बहन की शादी हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा ऐसा था कि फैमिली मेंबर्स बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा उसके, तो वो इतनी जल्दी उसको नहीं संभाल पाएंगे अगर कोई वो एक्टिविटी करती है। तो वो बाहर से उसकी मम्मी ने कहा था कि बेटा जब भी तू जाया करे चैनल लगा दिया कर, जिससे ये नीचे ना उतर जाए तेरे पीछे से। और उस दिन वही हुआ, उसको रात को जाना पड़ गया सलीम को, उसने चैनल लगाया। जैसे ही वो उसके पीछे भगने को हुई, उसने देखा चैनल लगाया, उसने शीशा फोड़ दिया। अब जब शीशा फोड़ा तो घर के मेंबर्स उठ गए। अब जब उसकी मम्मी थी, उसके पापा थे, जब वो आए, उन्होंने उसको पकड़ा, तो उसने उनको ऐसे करके धक्का मारा। जैसे ही धक्का मारा तो मम्मी के तो सर पे लगी बहुत तेज, 4-5 टाके आए। और जो उसके ससुर जी थे, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बेटी की तरह, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। हाथ लगा ऐसे दीवार पे और कोनी उनकी मतलब पूरा चूरा हो गया कोनी का। मतलब मिष्टी में बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी, बहुत ज़्यादा ताकत आ गई थी, जो कि वो ऐसी थी नहीं। वो पतली दुबली लड़की थी, मुश्किल से मुश्किल 50-55 वेट रहा होगा उसका। और पेरेंट्स जो हैं उसके काफ़ी अच्छे, मतलब हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे इसके पेरेंट्स है सलीम के। तो मतलब इतनी जल्दी, और वो भी आदमी को पुश करना, वो रिलायबल नहीं था। तो उसने जो हरकत करी ना, उसके बाद उसके पापा ने फ़ोन करा सलीम को कि बेटा अब घर आ जा, तू जिस भी काम के लिए गया सब कुछ छोड़ के घर पे आ जा। वो लोग घर पे आए। उस बीच में पेरेंट्स ने बोल दिया थक हार के कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, कल को वो मार दे, कुछ ऐसा कदम उठा दे, तो इससे अच्छा है कि आप इसको लेके कुछ टाइम के लिए अलग रहो, इसका इलाज कराओ, जब ये ठीक हो जाएगी उसके बाद हमारे पास लेके आना। अब इस बीच में देखिए क्या होता है। अच्छा, उन्हें तो पता ही नहीं है कि करवाने वाला है कौन, कर कौन रहा है। इस बीच में क्या होता है कि एक दिन इसकी जो मम्मी होती है सलीम की, वो इसकी बुआ जी से बात कर रही होती है। तो ये पता लगता है कि भाई ऐसे ऐसे हमने इनको सजेस्ट किया है कुछ टाइम के लिए अलग रहने के लिए, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ये कर रही है। तो उन्होंने बोला कि मेरे नज़र में ना एक मकान है, और जो मेरा बेटा है ना छोटे वाला, वो जाता है उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उनका ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, वहाँ पे कोई आया गया नहीं है, रेंट पे भी इजीली मिल जाएगा, बहुत सस्ते रेंट में आपका काम हो जाएगा, और हमारे जानने में भी है, तो कोई ऐसी तकलीफ भी नहीं होगी, आप इसको वहाँ भेज दो। अब देखो स्टोरी ये और कहाँ मतलब गलत मोड़ लेती है। जब सलीम उसको लेके वहाँ पे शिफ्ट होता है, तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ विकास, सब कुछ अच्छा सा चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब प्रॉब्लम क्या थी कि एक्टिविटीज़ वैसे ही जेन्युइनली पैरानॉर्मल बढ़ रही थी उसके साथ। अब वहाँ पे ना, क्योंकि वो फ्लोर उन्होंने पहले ही मेंशन करा था कि कब से वो खाली है, और इसकी बुआ को पहले ही कहीं ना कहीं अंदेशा लग चुका था कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तो जब ये वहाँ पे गए हैं, तो मिष्टी ने क्या करा कि मिष्टी रात को ना अपना दरवाज़ा बंद कर देती थी। सलीम रात को अपने बच्चे के साथ सो रहा होता था, और उसको दरवाजे से बाहर से लॉक करके वो नीचे उतर के मोहल्ले में टहलने चली जाती थी आधी रात को, और सब कुछ होता था 12 बजे के बाद ही। अब जब वो चली जाती थी तो एक ऐसी कंडीशन बनती थी कि जब वो बहुत तेज तेज दरवाज़ा खटखटाता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता था, नीचे के फ्लोर पे जो ऑनर रहते थे वो आ जाते थे, पर मिष्टी नहीं दिखाई पड़ती थी कि घर में कहाँ है। अच्छा, फिर जब वो फुआ अपने आप आई रात को, जहाँ भी वो गई अपने आप जब आई है, जब उससे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ गई थी, उसने आके दरवाज़ा खोला, उससे पूछा गया भाई तुम कहाँ गई थी, क्या हुआ था, तब उसने बताया कि मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं सो रही थी, मैं तो नहीं गई, उसने ऐसे बोला। अब उसके बाद फिर क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी बनती है विकास, एक रात जब ये लोग सो रहे होते हैं, तो इनके जस्ट रूम के ऊपर जो पंखा होता है, फ़ैन होता है, वो बंद होता है, सर्दी का टाइम होता है, और ऑटोमेटिकली ना वो फ़ैन चलना, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अच्छा, मिष्टी बोलती है अपने हस्बैंड को उठा के कि सुनो, आपको कुछ लग रहा है क्या, कोई फ़ैन वैन चल रहा है ऐसा, कि भाई मुझे तो हवा ठंडी आ रही है और सर्दी का टाइम है, आपने फ़ैन क्यों चलाया? तो कह रहा है मैंने तो कोई फ़ैन नहीं चलाया। अच्छा, जब वो देखते हैं तो स्विच भी बंद होता है, तो वो फ़ैन जो चल रहा है वो किस बेसिस पे चल रहा है ये समझ में नहीं आता। तो उसका पति भी समझने लगता है कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे नेगेटिव चीज़ है। अब ये धीरे धीरे बाद में ये समझ में आता है कि उस जगह पे भी कोई ऐसी एंटिटी थी जो कि बहुत ज़्यादा उससे लगाव करने लगी थी मिष्टी से। अब धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी एंटिटी अगर आपके घर में प्रवेश कर गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दिखाई देगी या पैरानॉर्मली आप उस चीज़ को फील कर पाओगे, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके फाइनेंसेस या आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या हुआ, क्योंकि वो चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा मिष्टी से आकर्षित हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसको ऐसा लग रहा था कि मैं डिपेंड हो पा रही हूँ उस एंटिटी को, तो वो मिष्टी के और सलीम के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती थी। उनके बीच में लड़ाई, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए। तो सलीम ने बोला भी कि भाई ऐसा है कि अगर तुमको नहीं रहना है तो तुम अपने घर पे वापस जाओ।
पर उसके फैमिली वाले एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे मिष्टी के। उसके फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि हमारे से तुम्हारा कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, हमसे कोई संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम जिसके साथ गई हो वहीं रहो उसके साथ। अब उसके साथ क्या प्रॉब्लम होती जा रही थी कि जब वो इस कंडीशन में थी, जब वो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो था थोड़ा सा सस्टेन करता था, समझ में आता था कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही, तो वो माफ़ी मांग लेती थी। अदरवाइज़ वो हर वक्त उसके ऊपर हावी रहती थी। एक दिन वो ऑफिस से आया और वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने आया उसने उसे बैक स्टेप कर दिया चाकू लेके। लिटरली चाकू मार दिया? हाँ, लिटरली चाकू मार दिया। उसके पूरे यहाँ पे खून निकलना शुरू हो गया और सलीम जो है आधा ही मतलब अनकॉन्शियस होके वहीं गिर गया। उसके बाद जब उसको ये लगा कि अब तो अति हो गई है, तब उसने बोला कि भाई देखो ऐसा है, या तो तुम सही होगी अब पूरी तरीके से, और अगर तुम सही नहीं होगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब इस कंडीशन में कितनी ज़्यादा वियर्ड कंडीशन हो जाती है कि जब बच्चा भी साथ में छोटा है, फैमिली छोड़ चुकी है और साथ में हस्बैंड भी अब ऐसी कंडीशंस रख रहा है। तो एक तांत्रिक थे उनके नोन में, वो उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं ऐसी ऐसी कुछ कंडीशन है। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा है, तुम्हारा जो ब्लड है ना, तुम्हारा जो डीएनए है, वो तुम्हारे किसी फैमिली मेम्बर के पास है और उसने तुम्हें पानी में घोल के कुछ चीज़ों के साथ पिला रखा है मिष्टी को। अब वो बोलता है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसी का ब्लड मतलब पानी में किसी गलत चीज़ों के साथ घोल के कुछ तंत्र मंत्र की विधि करके उसको कैसे पिला सकते हैं। तो जब वो उसको तांत्रिक के पास लेके जाता है और वो सारी चीज़ें से एक्नॉलेज करवा चुका होता है कि तुम्हारा ब्लड कहीं यूज़ हो रहा है और ऐसी ऐसी कंडीशन में यूज़ हो रहा है जहाँ तुम्हें खिलाया भी गया है, पिलाया भी गया है, और बहुत सारी कंडीशंस जो तुम्हारी बन रही है ना, ये इसी वजह से उसी वक्त से बन रही हैं। वो समय भी बता देता है कि आज से मतलब इतने टाइम पहले आपके साथ ये चीज़ हुई है और जब से ही इसकी कंडीशन बिगड़नी शुरू हो चुकी होगी। तो वो सारी चीज़ें एक्यूरेट बैठती हैं और सलीम मानता है उन चीज़ों को। बट वो उसको ये बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि इतनी जल्दी ये लड़की ठीक नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज़, वहाँ पे जो चीज़ एंटिटी है जो फ्लैट में, जिसके लिए बुआ जी ने जानबूझ के वहाँ पे उनको शिफ्ट करवाया है, वो चीज़ जो है वो चाहती ही नहीं है कि मिष्टी का रिलेशनशिप अच्छा हो, बेटर हो और वो अपने हस्बैंड के साथ खुशी से रहे। अब वो जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है उसकी लाइफ में, वो एंटिटी जो होती है, बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप पूरे घर में अकेले होते हो, हस्बैंड तो चले गए काम पे, वो पूरे दिन तो घर में रहेंगे नहीं। जब आप घर में अकेले हो और ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। अच्छा, दूसरा, मिष्टी की कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कुछ वो बना रही है तो वो थोड़ा सा भोग निकाल देती थी। किसके लिए निकालती थी, उनको ये सिखाया गया था उनके घर परिवार में कि जो भी आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके नाम का पहला निवाला निकाल दिया करो। अब क्या होता था कि वो थोड़ा सा ज़्यादा निकाल देती थी। और कुछ चीज़ें उसकी इतनी अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चे की केयर करना, एक केयरिंग नेचर जो उसका था, और जो उसने हर चीज़ छोड़ के उसने इस रिलीजन को एक्सेप्ट किया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऐसी थी कि कुछ एंटिटी को इम्प्रेसिव लगी होंगी। तो उसको ये लगता था कि ये लड़की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और उसका खून क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला था मिष्टी का, तो इसीलिए वो चीज़ें उसके ऊपर हावी होती चली गई। मतलब मिष्टी का अच्छा होना ही उसके लिए बुरा अच्छा साबित नहीं हो था। गया, बिल्कुल। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे ट्रीटमेंट उसका शुरू करा गया तो उन्होंने बोला कि हर 7वें दिन आप इसको लेके आओगे, एक उतारा मैं करूँगा, बाकायदा इसके 41 दिन तक लगातार पूजा चलेगी। उसके बीच में अगर आपने हर 7 डेज़ के बीच में जो आपको आना है अगर गैप किया तो फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आप तो समझते ही हैं कि ये एंटिटीज़ तो काम होने नहीं देती। अब क्या होता है, इसी बीच में ना इसको मिष्टी को, इसमें इसकी जो अम्मी जान थी, जो सास थी, उन्होंने कुरान शरीफ गिफ्ट की थी। उन्होंने बोला था धीरे धीरे तुम पढ़ो, समझो, और कोई भी चीज़ है जो तुमको नहीं समझ में आती है, हो सकता है ईश्वर की, अल्लाह की, ईश्वर तो नहीं बोलते ये, कि जो भी अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा, पर मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो सब सही हो जाए। अब जब उसने कुरान शरीफ पढ़नी शुरू करी थी, उसके साथ ही बीच बीच में प्रॉब्लम्स उसके साथ ये बढ़ती चली जा रही थी, जिस बीच में वो तांत्रिक के पास भी गए, उन्होंने हर 7 डेज़ में बुलाया भी। अच्छा, जब एक बार मीटिंग करके आ चुके थे, 7 डे पे जब उनको जाना था, तो सलीम ने ना बाइक पे उसको बिठाया पीछे, और जब बिठाया तो वो जब थोड़ी ही दूर चला गया, एंटिटीज़ को मालूम हो जाता है कहाँ जा रही है, जब वो थोड़ी दूर गया तो वो लड़की बाइक से कूद गई। वो चलती बाइक से कूद गई और जैसी कूदी वो खुद को मतलब बैलेंस नहीं कर पाई और वो लुढ़कते लुढ़कते नाले के किनारे जाके पहुंच गई। वो तो शुक्र है कि वो नाले में नहीं गिरी। अच्छा, अब वो जब एकदम से उसने देखा कि
मिष्टी कहाँ है? तो उसने देखा वो तो है नहीं, वो तो गिरी पड़ी है। उसने फटाफट गया, उसने उसको उठाया और उसने बहुत ही एक मैनली वॉइस में मिष्टी ने बोला, मैं नहीं जाऊंगी, समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं जाऊंगी। उसने ऐसे बोला और वो बहुत ज़्यादा डर गया उस समय। पहली बार ये ऐसा था टाइम जब वो फेस टू फेस उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा था कि उसकी बॉडी जो है वो पजेस हो चुकी है। अब क्या हुआ कि उसके बस की नहीं था उसको उठाना, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। अब उसने उसकी सिस्टर को कॉल किया और उसने बोला कि मैं फ़लानी जगह पे हूँ, तुम आ जाओ और आज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बुलाया। उसकी बहन ने कहा कि सबसे पहले तुम इसको घर लेके जाओ, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। क्योंकि उन्हें भी पता था कि इसकी अम्मी ने कुरान शरीफ गिफ्ट करी है, तो उन्होंने बोला कि तुम ये कुरान शरीफ जो है ये पकड़ो और इसको बाइक पे बिठाओ और मैं पीछे बैठती हूँ, ये बीच में बैठेगी और कुरान शरीफ इसके सीने से लगा के मैं चिपका के रखूँगी, तो हम इसको ले जा सकते हैं। उन्होंने ये दिमाग लगाया। जब सलीम आगे बैठे थे, सेम उन्होंने मिष्टी को बीच में बिठाया, पीछे उसकी बहन बैठी और उन्होंने कुरान शरीफ बिल्कुल उसके सीने से लगाई, जिससे कि वो चीज़ जो है वो उसके ऊपर हावी ना हो पाए। देखिए, जब हम कोई भी बाइबल है, हमारे गीता है, पुराण है, हमारे कुरान शरीफ है, जब हम बहुत दिल से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ें भी हमारी रक्षा करती हैं। तो जिस तरीके से उसने लगाया वो ईजिली वहाँ तक पहुँच गए और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने उसका उतारा वगैरह किया और उन्होंने एक चीज़ उसको बोली कि देखो ऐसा है, जो तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है वो आसान नहीं है, तो तुम कुछ टाइम के लिए अकेले मत रहो, किसी को अपने साथ रख लो। अब फैमिली में उसके तो कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था मिष्टी के। तो सलीम ने कहा कि देखो ऐसा है, अपनी बहन से बैठ के बोला ये चीज़ कि भाई देखो ऐसा है, मैंने ये आखिरी मौका हमारे रिश्ते को दिया है, अगर तो ये लड़की सही होती है तो ठीक है, नहीं होती तो मैं अपने बच्चे को लेके अलग हो जाऊंगा और मैं इसको अपने घर छोड़ाऊंगा। अच्छा, इसी बीच में जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी तो उसको ये लगा कि मेरे को जाके अपने माँ बाप से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसी बीच में मिष्टी ने अपनी मम्मी से बात करी और उसने बोला कि मम्मी देखो, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हो गई, पर आप मुझे एक्सेप्ट कर लो और इनको एक्सेप्ट कर लो। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हमारे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, पर तू हमारी बच्ची है, ठीक है, हम ज़्यादा समय तक हम भी गुस्सा नहीं रह सकते। और उसने जब अपने हालात बताए तो वैसे भी थोड़ी पसीज गई उसकी माँ। उसने बोला कि ठीक है, मैं और तेरे पापा हम लोग आते हैं मिलने तुझसे। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया उनके घर में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता था, उसके पापा बहुत ज़्यादा पूजा करते थे माँ काली। अब क्या हुआ कि जब जिस दिन उसके पेरेंट्स को आना था, वो वहाँ से निकले हैं कोलकाता से इसके पास आने के लिए दिल्ली में। जब वहाँ से वो आ रहे थे तो पता चलता है जिस ट्रेन में वो आ रहे थे वो ट्रेन जो है वो डिले हो गई है जी। अब इन्होंने कहा कि भाई हमें तो जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसकी हालत सही नहीं लग रही, हम इतना लेट नहीं कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, बस से चलते हैं। अब इन्होंने बस पकड़ी और कुछ दूर तक इन्होंने वहाँ पे ट्रैवल किया और उन्होंने वहाँ से ट्रेन अपनी वहाँ दिल्ली तक के लिए ले ली। हाँ, अलग अलग रूट के लिए। तो इन्होंने वहाँ से ट्रेन दिल्ली के लिए ले ली। जब इसके पेरेंट्स दिल्ली पहुँचे हैं तो जिस गली में ये रहती थी, उस गली में जैसे इसके फादर ने एंट्री करी है, आप यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ। फर्स्ट फ्लोर पे ये रह रही थी, ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से कूद गई और अपने पापा को बोलती है, चल निकल, यहाँ क्यों आया है, निकल। उसने जब ये बोला तो उसके फादर जो है ना, वही फ्रीज हो गए। एक तो इतने टाइम बाद बेटी को देख रहे थे, वो इमोशंस, ऊपर से जिस हालत में वो चल रही थी वो चीज़ें, तो मतलब उन्होंने जब देखा ना तो वो ये समझ गए कि ये एक तो मेरी शक्ति एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, नेगेटिव एनर्जी है। वो ये समझ गए थे कि बहुत कुछ ऐसा है इसके साथ चल रहा जो इसे खुद नहीं पता बच्ची को। उन्होंने अब एक बात ठान ली थी कि ये कुछ नहीं कर रहे, ना इनके कोई तांत्रिक कर रहे हैं, ना इनके कोई मौलाना कर रहे हैं, अब मैं ही करूँगा जो करूँगा। कहते हैं ना कि जब अपना ही खून खड़ा हो जाता है अपने लिए, तो फिर किसी भी हद तक वो जाके आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अभी वो अपने पूरी पावर से जो भी वो कर सकते थे कंप्लीटली करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं था कि सलीम जिनके पास जा रहा था वो कर नहीं रहे थे, पर आप समझ सकते हो कि माँ बाप अपने बच्चे को इस कंडीशन में नहीं देख सकते। तो उनको ये था कि 41 दिन क्यों 2-3 दिन या क्यों 1 हफ्ते में नहीं ठीक होगी। कंडीशन उसकी देख के आप समझ सकते हो कि वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से कूद गई है और उसको कुछ नहीं हुआ, वो नीचे कूद के खड़ी हो गई है और उनको वो बहुत मैनली वॉइस में बोल रही है कि चल निकल। तो मतलब उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब उसके पापा ने उसकी मम्मी को बोला कि देखो हम एक काम करते हैं, इसको घर में नहीं मिलने जाते, इसको वहाँ से कहीं बाहर बुलाते हैं। अब जब इसको बाहर बुलाने के लिए बोलते हैं तो वो खुद तो आ नहीं सकती, वो चीज़ उसको आने नहीं देगी। तो किसको बोला जाता है, सलीम को, कि भाई तुम इसको यहाँ पे लेके आओ। अब ये तो पता चल ही गया था कि भाई ठीक है, अब जो कर लिया इन्होंने कर लिया,
एक्सेप्ट करना ना करना वो तो अब अलग बात थी, पहले था कि भाई अपनी बच्ची को ठीक करना है। जब उन्होंने सलीम को बोला और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई इसको लेके आओ, पहली बात तो वो बात ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसको नॉलेज में ही नहीं था कि इसने ऐसे ऐसे अपने पेरेंट्स से बात करी है और बुला लिया। पर जब बात करी, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक फलानी जगह पे हम फ्लैट में रुके हुए हैं, आप इसको लेके आओ। जब वहाँ पे लेके आते हैं तो उसके पापा ने पूरी रात बैठ के मंत्र जाप करके, हवन करके वो पूरा कमरा अभिमंत्रित कर रखा था। उसको वहाँ पे ला के ना बेड से बांध दिया गया विकास, हाथ पैर उसके पूरे जकड़ के ऐसे बांध दिए गए और उसको बोला गया कि आज रात को मैं पूजा करूँगा, कल रात की पूजा जो मैंने ऑरा क्रिएट करा है और आज रात की पूजा, अगर मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा तो हो सकता है कि वो बंदिशों से निकल जाए जो भी चीज़ है। पर आप ये देखो कि बहुत सारी चीज़ें जब हम बंदिश में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से नहीं निकलने देती हैं। अच्छा, वहाँ पे जो वो करवा रही थी आयशा की मम्मी, उसका तांत्रिक भी कहीं ना कहीं ये आभास कर चुका था कि ये कहीं जा रही है उतारा कराने, और कुछ हरकतें जो हम चाह रहे थे कि इनका रिश्ता खत्म हो जाए बिल्कुल, इस तागात पे अभी हमारा तांत्रिक काम नहीं कर पाया है जी। कई बार रिचुअल्स करते करते ना हमारे ऊपर उल्टे भी पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ था कि ये सब जब कंडीशंस चली रही थी, तो उस दिन जब वो फ्लैट पे थी मिष्टी बैनर्जी, जब उसको बांधा गया, सब कुछ करा गया, और बीच में बैठ के उसके फादर हवन कर रहे थे और उसकी मम्मी को एंट्री की वहाँ पे बोल दिया गया था कि आप एंट्री नहीं करोगे, आप कमरे से बाहर रहोगे। तो उसी दिन की बात है जब वो रात को पूजा कर रहे थे, तो पूजा करते करते उसने जो बांधा हुआ था हाथ, उसने रस्सी खोली, कैसे खोली नहीं पता, वो रस्सी ऐसे खुली है जैसे कि किसी ने काट दी हो, वो रस्सी खुली है और उसने खड़े होते ही, चारपाई पूरी लेटी हुई थी, मतलब जैसे आप लेटते हो वो पूरी खड़ी हो गई, और उसने वो रस्सी तोड़ी और उसने पहले ही उतरते ही चारपाई से हवन कुंड पे लात मार दिया और उसने बोला तू बचाएगा मेरे को, तू इतना बड़ा हो गया, तू बचाएगा। उसके बाद वो वहाँ से रूम से निकली और सीधी भागते हुए अपने फ्लैट पे, क्योंकि वो चीज़ों से खींच रही थी कि यहाँ पे आ। अब क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें सलीम को पता चली, तो सलीम ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तेरी जैसे लड़की के साथ नहीं रह सकता जो कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तुझे तेरे पापा ने बोला था वहाँ रुकने के लिए, तू क्यों आई? अब वो उसकी कंडीशन नहीं समझ पा रहा कि वो तो कर ही नहीं रही है ना, सारी हरकतें तो उसके साथ जो चीज़ें पोजीशन चल रहा है वो हो रही है चीज़ें। अब इसी बीच में करते करते सलीम ने बोला कि कुछ टाइम के लिए तुम इसको अपने घर ले जाओ। उसके पेरेंट्स को बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने बच्चे को लेके तुम इसको ले जाओ। तो इसी बात पे दोनों की बहस हो जाती है कि मेरा बच्चा है, मैं रखूंगी, वो बोलता है मैं रखूंगा, मेरा बच्चा है। अब करते करते वो बोलता है, ये डिसाइड होता है कि 15 दिन तुम रख लेना, 15 दिन मैं रखूंगा। वो लेके उसको कोलकाता चले जाते हैं और यहाँ पे ये आ जाता है सलीम अपने घर पे जी। ये जब अपने घर पे आ जाता है और वो 15 दिन का गैप जो बीच में होता है, अब क्या होता है कि वहाँ पे उसका फादर ने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करके ऑरा पॉजिटिव रख रखा था। तो पहली बात तो जिस दिन वो निकल रहे थे, डिसाइड हुआ था कि अब 15 दिन अलग रहेंगे, पहली बात तो उसका वहाँ निकलना ही मुश्किल कर दिया उस एंटिटी ने। कैसे मुश्किल कर दिया? पहले तो वो जब खड़ी हुई उसने पैकिंग करी, तो जब वो पैकिंग कर रही है ना, तो पैकिंग करके क्या देख रही है कि वो रसोई में गई है कुछ सामान लेने के लिए या कुछ करने के लिए, तो जैसे उसने बैग पैक करा है वो बैग दोबारा से अनपैक हो गया है, सारे कपड़े अपने आप ही बाहर आ गए हैं, और बैग उसने जिस सीरीज में लगाया था उसी सीरीज में कपड़े निकल के बाहर पड़े हुए हैं। अब ये चीज़ बिलीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर ये चीज़ें उसके साथ हो रही थी। और वो ये कह रही थी कि मैं अगर 2 मिनट भी इधर उधर हो रही हूँ, मतलब मेरे कपड़े वो ले जाने ही नहीं दे रहा। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि कपड़े ले जाने ज़रूरी हैं, जब जान पे बनती है तो इंसान कहता है कि कपड़े और लिए जाएंगे, मैं तो बचूं यहाँ से। पर उस सर्टेन लेवल के लिए जब उसका माइंड थोड़ा कॉन्शियस लेवल में होता था ना, तभी वो चीज़ें जो हैं उसके ऊपर हावी होती थी जी। जब वो ये समझने की कोशिश करती थी कि मेरे साथ ये रैपिडली हो क्यों रहा है, उसी कंडीशन में उसके साथ चीज़ें और हावी हो जाती थी। उसने क्या करा, उसके बाद किचन में गई है वो, उसने वहाँ पे ऐसे हाथ रखा है और जैसे बचपन में नहीं खेलते नाइफ से, उसने ऐसे खेलना शुरू कर दिया। और उसने जानबूझ के ना गैप्स में ना रख के उसने अपनी उंगलियों पे मारना शुरू कर दिया। और जब उसने मारा अपनी उंगलियों पे तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी ना, मम्मी को उसके फादर आने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। इसको बोल दिया गया था कि बैग पैक कर लो, सलीम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देगा। सलीम अभी अपने घर पे था, वो घर पे अकेली थी, तो इस समय उसका पूरा प्रेशर था उसके ऊपर कि कैसे भी इसको जाने नहीं देना। अब जब उसने देखा ब्लीडिंग हो गई है, तो
मतलब इत्तेफाक की बात देखो, जब उसने इतना खून निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, और वो थोड़ा होश में आई है, उसको पेन ही महसूस नहीं हो रहा है। वो अपने हाथ को देख रही है और हंस रही है कि ये मैंने करा है, जैसे बहुत गर्व का काम करा है उसने। वो हंस रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद जब सलीम घर में एंट्री लेता है और वो जब देखता है, वो मतलब इतना होपलेस हो जाता है इतना ब्लड देख के, वो फटाफट उसको जो भी फर्स्ट एड घर में अवेलेबल था उसने फटाफट पट्टी वट्टी की उसकी, और उसने बोला कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से जाओ, और जब तुम ठीक हो जाओ तभी अब हम साथ मिलेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। अच्छा, जो घर में चीज़ थी उनके, वो तो चाहती ही ये थी कि अलग हो जाए, वो तो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा ही रही थी। उधर से उसकी बुआ जी भी यही चाह रही थी कि ये अलग हो जाए, कुछ ना कुछ इसको ऐसी मानसिक संतुलन इसका बिगड़ जाए, मेंटली ये मतलब ऐसी चीज़ें करने लग जाए जिससे सलीम खुद ही इसका साथ छोड़ दे। जो ये अब 15 दिन का गैप हुआ, जब इसके पेरेंट्स इसको जब लेके गए हैं, तो पता चलता है कि इस 15 दिन के अंदर अंदर सलीम का रिश्ता आयशा से हो गया है। 15 दिन के अंदर 15 दिन, मतलब हाँ, उस 15 दिन के गैप में ही सलीम का रिश्ता आयशा से हो चुका है। अब जब ये पता चलता है तो वो बहुत रोती है फूट फूट के। प्रॉब्लम्स और पोजीशन उस समय उसका थोड़ा सा लाइट हो चुका होता है, क्योंकि एक अच्छे ऑरा में होती है, लगातार उसके साथ प्रोटेक्शन रोज किसी ना किसी चीज़ की दी जा रही होती है। पानी से, बॉडी से उसकी जो भी चीज़ें गंदगी डाली गई थी उससे निकलवाया गया वॉमिटिंग कर करके, जिसमें किसी में ब्लड भी निकला, किसी में बालों के गुच्छे भी निकले, बहुत सारी चीज़ें, कील भी निकली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अटपटी निकली जो कि महसूस कर पाना या सोच पाना इतना मुश्किल है कि किसी के अंदर ऐसी जख्म कर गई चीज़ें, और वो ऐसे निकल रही हैं जैसे कोई खाना निकल रहा हो। इसी 15 दिन के बीच में जब उसको ये चीज़, इस चीज़ से उसको पता चलता है, नॉलेज मिलती है अपने उसके थ्रू, जो उसकी बहन थी, कि भाई ऐसे ऐसे सलीम का हमने रिश्ता कर दिया है, तो वो बिखर जाती है। वो कहती है मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, कैसी शादी कर सकते हो। तो वो बोलता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता शादी, मैं तो आयशा के लिए ही तो बना था। मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, एकदम अपोजिट हो गया। हाँ, उसने कहा मैं आयशा के लिए ही तो बना था, बीच में दरार तो तूने पैदा करी, बीच में तो तू आई। अब ये चीज़ें समझ के परख के इतना तो फॉर श्योर हो चुका था कि कुछ ना कुछ जो है वो इसमें ही कहीं ना कहीं फैमिली में ही गड़बड़ है, फैमिली में से ही किसी ने किया है, क्योंकि जो लड़का इतने प्यार से उसको एक्सेप्ट करके लाया था और उसने छोड़ा नहीं था, तब भी उसने यही बोला था कि 1 महीने के लिए जो है तुम अपने पेरेंट्स के पास जाओ। देखो, हर हस्बैंड है ना, वो थोड़ा सा एक डोमिनेट करके रखता है इस तरीके से कि भाई अगर कोई कंडीशन ऐसी है और हमने कोई सोसाइटी में अच्छी इमेज बना रखी है तो वो इमेज खराब ना हो। और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, वो भी रेप्यूटेड फैमिली से, तो वो भी ये नहीं चाहता था कि भाई मेरी और मेरी वाइफ की इतनी ज़्यादा बदनामी हो कि भाई इसके साथ कोई ऊपरी चीज़ें चल रही हैं या ऐसा कुछ है। तो वो इरिटेट करके उसको बोल दिया करता था कि भाई मैं नहीं रह सकता, नहीं हो सकता, पर ये कभी उसने दिल से ऐसा महसूस नहीं किया था कि हम सच में अलग हो जाएंगे। पर उस दौरान जब वो बिल्कुल अलग हो चुका था, जब 15 दिन का गैप हुआ, उसी 15 दिन में सारी उसकी ज़िंदगी की कहानी बदल गई। उसके साथ ये सब जो चीज़ें हुई, ये कंडीशंस उसके ऐसे पैदा हो गई कि आयशा के साथ उसका निकाह तय कर दिया गया। जब निकाह तय कर दिया, इनके बीच में फिर हल्दी की रस्म हुई, जो भी चीज़ें हुई, तो वो हर एक चीज़ की फ़ोटो खींच के उसको भेजता था, उसको परेशान करता था कि देख ये मेरे हल्दी की फ़ोटो, ये मेरी इसकी फ़ोटो, उसकी फ़ोटो। लड़की वहाँ और टूटती चली गई, और टूटती चली गई, और बच्चा बिल्कुल ही अलग कर दिया उन्होंने, ना चाहते हुए भी। फिर इसके पेरेंट्स ने ये बोला कि भाई देखो, अब जो है तुमको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, या तो तुमको उसको उसकी वाइफ के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि वो तैयार भी हो गई थी, पर वो तो एक्सेप्ट अब नहीं करना चाह रहा था। वो तो कह रहा था कि अब मैं नहीं साथ रहना चाह रहा, मैं आयशा के साथ साथ रहूँगा। अब ये जब कंडीशन थी, तब उसने इस बीच में मुझे संपर्क किया। मुझे कैसे संपर्क किया? जैसे ही पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं इनकी फैमिली में, तो इनकी फैमिली कई बार साथ बैठ के एंजॉय करती है पॉडकास्ट। तो इसके मदर ने बोला कि भाई एक बार हम बात करके देखते हैं इनसे कि भाई क्या सॉल्यूशन इस चीज़ का निकल सकता है। एक उनको कोई खिंचाव महसूस हुआ, यानी कि उन्होंने आपको रीच आउट पॉडकास्ट के थ्रू ही किया। तो उनको एक खिंचाव महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि एक बार इनसे बात करके देखते हैं कि भाई इस चीज़ का हमने और भी कई जगह इलाज कराया है, सब कुछ है, इसकी लाइफ जो है हमारी बेटी की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हेल हो चुकी है। अब इस चीज़ को, इसके डिप्रेशन से कैसे निकाला जाए, या अगर कोई भी एंटिटी का जो प्रभाव है वो अगर थोड़ा बहुत चीज़ें हैं भी जो इसकी लाइफ डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको कैसे हटाया जाए। अच्छा, इतना हो चुका था, ये चीज़ दिख चुकी थी
कि सारी चीज़ें जो भी हैं, ना तो वो एंटिटी फ्लैट वाली चाहती थी कि इसका घर बसे अब, और ना ही वो चाहती थी कि वो अपने पति के पास वापस जाए। उधर से जो बुआ जी थी और आयशा का जो खेल चल रहा था, ना वो चाहते थे कि वो मिष्टी को रखे, और वो ये चाहते थे कि आयशा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले। वो उनका मिशन पूरा हो चुका था। अब क्या हुआ ना कि जब ये इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बात करी, तो इन्होंने ये चीज़ बताई सारी, जब क्लैरिफाई करी, हमने जब देखा तो पैरानॉर्मली बहुत सारी चीज़ें निकल के ऐसी आ रही थी कि जो इतनी थी नहीं जितनी कर दी गई। मतलब राई का पहाड़ बना दिया गया। अगर लड़का उसको पहले ही संभाल लेता, या उसको थोड़ा अंदेशा लग जाता कि जिस फ्लैट में वो रह रहे हैं उस फ्लैट में ही कुछ ऐसी कंडीशंस हो रही हैं, वो फ्लैट में ही वो 2 साल से वो बंद था, ऊपर वाला पोर्शन, वहाँ पे जो भी टेनेंट रहता था वो महीने से ऊपर टिक ही नहीं पाता था। फिर 3 महीने 4 महीने घर खाली रहा, फिर वहाँ पे कोई आया, फिर महीने से पहले कोई टिक नहीं पाया और चला गया। तो ये उनको पहले ही सारी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ है। उन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा, ये लापरवाही करी, और इसी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ा मिष्टी को, जो बहुत ज़्यादा उसके लिए हावी हो गया। तो फिर यही चीज़ डिसाइड हुई कि जो भी चीज़ है वहाँ पे, वो निकल के जब आई, खबीस की एंटिटी थी, और खबीस की जब एंटिटी होती है ना, वो आपके साथ रहती है। साथ रहती है इन द सेंस कि वो आपकी हर चीज़ पूरी करना चाहती है, वो आपकी हर चीज़ से मोहब्बत कर बैठती है। अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ गई, फॉर एग्जांपल कि आपने बहुत अच्छे सफाई मेंटेन करी है और उसको पसंद है कि आपको ये चीज़ पसंद है, तो वो कई बार उसने ऐसा भी नोटिस किया था कि जब वो दोपहर को सोती थी, सलीम काम पे होता था, तो गंदे बर्तन उसको साफ मिलते थे जब वो सो के उठती थी। वो कौन साफ करता था ये आज तक पता ही नहीं चला, वो एंटिटी साफ करती थी। उसको ये पता था इसको सफाई का बहुत ज़्यादा कीड़ा है, तो ये जब भी इसके हाथ में कोई कपड़ा होता है, ये मेज पे मारती रहती है, ये कुछ करती रहती है, तो वो उसकी हेल्प करता था। तो उसको ये लगता था कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरी बन के रहे। पर सलीम उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो भी प्रॉब्लम्स उसके बीच में क्रिएट करता। जब उसने स्टैप किया था ना, वो मर ही जाता, पर वो बच गया। क्यों? क्योंकि उसने, मतलब इनका कुछ टाइम पीरियड होता है जब इनका रोज़ा जब चल रहे होते हैं, तो वो कुछ उसमें होते हैं प्रोटेक्शन लेवल में, तो वो उसका बहुत हाई हो रखा था उस समय, तो इसलिए वो बच गया, नहीं तो वो बचता नहीं सलीम उस दिन। मतलब आप सोचो कि ऐसी ऐसी जो कंडीशन हो गई इसके साथ। फिर यही चीज़ डिसाइड हुई कि जब वहाँ पे जो एंटिटी है वो ये डिसाइड कर चुकी है कि ना तो अब इसकी शादी होने देगी और इसको छोड़ के भी नहीं जाएगी। जब हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने, उन्होंने, वो क्या करते हैं कि रात को जब दरबार लगता है उनका 12 से 3 के बीच में, तो वो अपनी एंटिटीज़ को भेजते हैं वहाँ की एंटिटी उठा के लाने के लिए, और उससे सामने डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या भोग चाहिए, तुम इसको छोड़ने का क्या लोगे। जब उससे पूछा गया, उसका नाम भी आप सुनेंगे तो अजीब सा, जना नाम था उसका, जना, हाँ, उस एंटिटी का। तो उसने बोला कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे पसंद करता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसके साथ कोई उसने फिजिकल असॉल्ट भी नहीं किया था। उसने बोला मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी और की ना हो, मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, या तो मेरे को साथ ले जाने दो या साथ रहने दो। तो उसने एक ही कंडीशन रखी कि अगर हम इसको साथ रहने देंगे तुम्हारे, तो तुम आगे जाके इसकी शादी नहीं करने दोगे, और शादी नहीं करने दोगे तो ये पूरी जिंदगी अपने के अकेले काटेगी, ये वैसे ही इतने डिप्रेशन में है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं साथ छोड़ दूंगा, पर मेरे लिए तुम ये चीज़ें अरेंज करो, और उसके बाद जो है मैं कुछ समय के बाद ये वचन देता हूँ कि मैं हट जाऊँगा, इसको परेशान नहीं करूँगा। सारी चीज़ें उसके बताए मुताबिक, सारी चीज़ों का उसको भोग लगाया गया। जो भी उसने कच्चा मांस, जो भी चीज़ें, मिठाई, कम से कम 15-20 किलो मिठाई उसने मांगी, जो भी चीज़ें उसने मांगी उसको दी गई। बट एंड में ना क्या हुआ विकास, कि जैसे वो चीज़ उसने छोड़ दी, उसके ऊपर से अपना मतलब असर हटा दिया, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, पर उसका जो वेट था 50 से 55 किलो, 35 किलो मात्र रह गया। 35 किलो तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल मरी जैसी हालत। आप अब भी उसको देखोगे ना तो आप कहोगे कि पहले की फोटो में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो लड़की पहले भी पतली थी, पर एक सूदिंग पर्सनैलिटी थी कि देखने में अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों का ढांचा है, इतना खोखला कर दिया था उस चीज़ ने। अब ये जब चीज़ें डैमेज कर जाती है ना, तो जो मेडिकली प्रॉब्लम्स हुई हैं वो तो हुई है, बट मेंटली भी आप कितनी चीज़ें झेल के आए हो ना, उस चीज़ से रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। उसका साल बर्बाद हो गए इतने, जो शादी के थे, जो भी उसने समय बिताया उसके साथ, बच्चा हाथ से चला गया। सोचो उस लेडी ने क्या क्या नहीं फेस किया। आज भी वो दिल्ली में एक ऐसी जगह पे फ्लैट लेके रह रही हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
कभी कभी उनके पेरेंट्स आते हैं और अपना जो भी वो मतलब करना चाहती हैं, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा रही हैं खुद को आर्टिस्ट लाइन में दोबारा से। जैसे जैसे वो थोड़ा सा सपोर्ट अपने पेरेंट्स का मांगती है, वो आते हैं, थोड़ा सा उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जो जो चीज़ें वो चाहती है, थोड़ा उसके प्रोटेक्शन पापा चेंज कर देते हैं उसके। पर वो लड़की अब कोलकाता में नहीं रह पा रही। रीज़न, हाँ, अब दिल्ली में रह रही है वो। अच्छा, एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आपसे पहले वो मौलाना के पास भी गई, मल्टीपल मौलानास के पास में, उसके बाद उनके जो खुद के पापा थे उन्होंने भी अपने तरीके से चीज़ें सही करने की कोशिश की गई, ठीक है, काफ़ी हद तक चीज़ें फिर कंट्रोल में भी आई, कंट्रोल में हो गई थी। बट जब वो आपके पास आई तब एग्जैक्टली उनकी कंडीशन क्या थी और आपने क्या किया टू मेक अर लाइफ इन अ बेटर वे? यही चीज़ मैं जो बता रही हूँ, जैसे फादर ने उनकी चीज़ें बहुत शांत कर दी थी ना, पर एंटिटी जो थी ना वो हिडन वे में उसके पीछे खड़ी रहती थी। अब वो एंटिटी जब दिखी हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कि अभी चीज़ जो है वो गई नहीं है, कुछ समय तक के लिए शांत हो गई है, जैसी ये लड़की यहाँ से निकलेगी वो चीज़ें से ट्रबल करेंगी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना यहाँ पे, प्रॉब्लम ये थी विकास कि ऐसा नहीं है वो कोलकाता नहीं रह सकती थी, बट करियर जो था ना उसका, जब उसने लास्ट में जब यहाँ पे शादी होके आई थी, तो जब यहाँ सलीम के साथ थोड़ा सेटअप किया तो यहाँ पे चीज़ें उसकी थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ जा रही थी। अच्छा, एक चीज़ होती है कि जब आपने एक जगह छोड़ दी हो, उस जगह पे फिर इंसान का मन नहीं लगता। अब क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज किया कि भाई हम तुझे नहीं जाने देंगे, ये है वो है। पर उसने कहा कि अगर अब मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई या अब मैंने अपने लिए खुद कुछ नहीं किया तो मैं आगे शायद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जितने मैं डिप्रेशन जोन में हूँ। अच्छा, आपका जो ये क्वेश्चन है ये वैलिड है बहुत ज़्यादा कि हमारे पास जब वो आई है तो क्या उसके साथ चीज़ें करी गई हैं, उसकी वो खबीज की एंटिटी हटाई गई है, उनको जो भोग चाहिए था वो दे दिया गया जना को, वो चीज़ हटाई गई है। ऊपर से उनके फादर का हमें बहुत सपोर्ट मिला, उसके फादर क्योंकि ऑलरेडी वहाँ थे तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी रिचुअल करवाए, उनके घर पे भी एक बार विजिट हुई है हमारी। और अभी वो ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म इन द सेंस एंटिटी हट चुकी है, बट हमारा एक क्लॉज रहता है कि जब तक क्लाइंट पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए तो 3 महीने तक मैं उसको अपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखती हूँ। यानी कि चीजें तो हट जाती है बट मेंटली रिकवर कर पाना वो बिल्कुल, हाँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस है। तो अब उसकी काउंसलिंग चल रही है मेरे पास, गाइडेंस चल रही है, सब कुछ है, बट अब पहले से बहुत ज्यादा रिलीफ हो चुका है। पहले जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा, मतलब आप समझ रहे हो 35 किलो का वेट बच्चे का क्या रह जाता है। एंड क्या ये चीज सही है कि एक बार अगर किसी के साथ पैरानॉर्मली कुछ हो जाए और खासकर अगर वो पोजेस हो जाए, उसके बाद भले ही वो चीज़ चली जाए बट वो ना थोड़ी वीक हो जाता है या हो जाती है और आगे चल के फ्यूचर में उसके ऊपर दोबारा से अटैक हो किसी नई एंटिटी का तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात आप समझ के चलिए, अगर एक बार आपका ऑरा टूट गया है, पहली बात तो हमेशा क्यों कहा जाता है कि आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखिए, आप अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए बहुत ज़्यादा। देखिए, जब एक बार चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं घटित, तो उसके बाद उनको भी महसूस होता है और आपकी बॉडी भी वीक पड़ जाती है कोई भी नेगेटिव एंटिटी पोजेस करने के लिए या अपने ऑरा में एंटर करने देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में देखिए एक ही चीज़ है कि आप बार बार ना चाहते हुए भी जब आपको थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस लगे या थोड़ा सा भी भनक लगे, आभास हो, तो तुरंत अपने ऊपर से नज़र उतारिए, ठीक है। और कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं तो पानी में ना नमक और हल्दी डाल के नहा लीजिए। नमक सुना था मैंने, हल्दी भी? हाँ, नमक और हल्दी डाल लीजिए। क्यों? क्योंकि हल्दी जो होती है वो एक तरीके से आपके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है, सूर्य का प्रतीक है और आपके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है, आपको जागरूक रखती है जिससे कि कोई चीज़ आपके ऊपर पोजेस ना हो पाए जी, ठीक है। जनरली हम जब आकाशिक के अपने हीलिंग सेशंस करते हैं जो कि लगातार अभी चल ही रहे हैं, उसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जब तुरंत आकाशिक होता है सामने वाले का तो तुरंत आई हैव टू टेक अ बाथ। उसमें क्या होता है कि सामने वाले की कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस ना कर जाए, क्योंकि हमें पास्ट लाइफ में जाके चीज़ें देखनी होती है उसकी, तो उस चीज़ के लिए अपनी एनर्जीज क्लेंस करना पड़ता है जी। तो ये होता है, हर चीज़ का देखिए प्रोसेस है अपना, अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो बहुत कुछ है, नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ हमेशा बोल के चलती हूँ, देखिए सारी चीज़ें हैं, अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कम से कम अपने आप को तो इतना प्रोटेक्शन जोन में रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए कि जिससे ये चीज़ें आपको अटैक ना कर पाए। राइट, ठीक है ना। चीज़ें भले ही आप मानो ना मानो एक अलग चीज़ है, बट खुद को प्रोटेक्टेड रखना, स्ट्रॉन्ग रखना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको विकास और बता देती हूँ जी, कोई तांत्रिक, कोई भगत, कोई भी मौलाना या कोई भी है जिनके पास एनर्जीज होती हैं, कभी भी किसी को ये मत बोलिए कि हम आपके एनर्जीज को टेस्ट करने आए हैं। जब लोग ये बोल देते हैं ना कि आपके एनर्जीज को टेस्ट करने आए हैं, तो वो एनर्जीज आपके साथ क्या क्या मजे ले जाती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते।
एक तरीके से हम उनको चैलेंज कर देते आप चैलेंज कर देते हो। ना तो आपको किसी साधक को, खासकर सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि किसी साधक को, कोई भी किसी भी माँ का साधक हो, हनुमान जी का साधक हो, बजरंगबली हो गए, हमारे महाकाल हो गए, बंगलामुखी माँ हो गई, जो हमारे कलयुग में विद्वान हैं, जिनकी पूजा और भक्ति करने से आपको जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, जो ऐसे साधक हैं उनको प्लीज़ इंस्टिगेट ना करें, क्योंकि उनके पीछे जो शक्तियाँ खड़ी रहती हैं, जब वो आप बदला लेने पे आएंगे, आपको 84,000 योनियों में भी वो सज़ा जो है आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि उनकी चीज़ें जो है ना, उन्होंने बहुत मेहनत से, पूजा से, लग्न से जागृत करी हैं, और वो बहुत वाइट ऑरा में करते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे माँ काली की साधक हूँ, मैं आपको अपना ही बता देती हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला कि मेरे को शौक है एनर्जीज को टेस्ट करने का। अच्छा। और मैंने ऐसे ही किसी एक तांत्रिक को बोला था कि अगर तुम्हारे में दम है तो ये करके दिखाओ। तो उसने मुझे मैसेज करा कि मैं सेम टास्क आपको दे रहा हूँ। तो मैंने एक बहुत स्वीट नोट में उसको आंसर दिया। मैंने कहा, सी माई एनर्जीज आर नॉट टू बी टेस्टेड, प्लीज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ के लिए जवाबदेही मैं भी नहीं हो पाऊंगी, फिर आपके साथ क्या चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी जो शक्तियों की साधना करता है उनको मत छेड़ा करो। और अगर कुछ पॉडकास्ट में हम कुछ अघोरी, साधक, तांत्रिक, पता नहीं एग्जैक्टली क्या वर्ड सही होगा उनके लिए, वो आते हैं, वो तो अपनी शक्तियाँ दिखाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ अलग हो जाती है क्या, या फिर वो? देखिए, कुछ चीज़ होती है जब आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, अपने आप को दिखावा कर रहे हो। मैं किसी को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी विकास, बट ये चीज़ हमारे में बोली गई है, खासकर साधकों के लिए, कि अपनी चीज़ों का बखान करना बंद करिए। अगर आप तो वो लोग जो बखान कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, पता नहीं वो सही है या नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ, देखो आप एक चीज समझ के चलना, जो छोटी मोटी एनर्जीज होती है ना, छोटी मोटी एंटिटीज होती हैं, वो इन लोगों के लिए काम करती है, सीधी सी बात है। जो बहुत तपस्वी इंसान होगा ना, वो कभी भी पॉडकास्ट पे आके अपनी चीजों का बखान नहीं करेगा। समझिए, वो कभी नहीं बोलेगा कि आप मुझसे ये कराओ। आप मेरे क्लाइंट से, जितने भी मेरे क्लाइंट्स, आप उनसे फीडबैक ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगी फीडबैक। वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपसे बात करके, आपसे कंसल्टेशन लेके हमको बहुत ज़्यादा अपनापन महसूस होता है। और वो हमेशा ये बोलते हैं कि मेरी ये खासियत है, मैं कभी उनको नहीं बोलती आप मुझसे इलाज कराओ। आपने मुझे कंडीशन बताई, मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपने बोला पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, मैंने गाइडेंस भी दिलवा दी। मर्जी आपकी है जी, आप हमसे कराओ, कहीं और से कराओ। मेरा काम था आपको गाइड करने का, बस, दैट्स इट। बाकी कंडीशंस जो हैं, जो ऐसे लोग कर रहे हैं पॉडकास्ट में आके दावा करते हैं कि हम मटका उड़ा देंगे, नींबू उड़ा देंगे, ये बहुत आम चीज़ें हैं। नहीं है ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैं नहीं कहती कि मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मेरा ऑरा बहुत वाइट है, बट हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए ये चुटकियों का काम है जी। वो ऐसे मुट्ठी बंद करके सोने की अंगूठी ले आते हैं, और बताओ, वो खेल समझते हैं इन चीज़ों को, नींबू उड़ाना, ये करना, वो करना। वो बस एक ही चीज़ बोलते हैं। और उनका ये मैं आपको बता रही हूँ, जो अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, वो आज तक किसी ना तो पॉडकास्ट में आए हैं, ना ही वो किसी से पर्सनली जल्दी से मिलते हैं, क्योंकि इन लोगों की फोटो भी किसी के पास जाना, उनकी एनर्जी लेना होता है। राइट। और एक और चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि तांत्रिक, अघोरी, साधक और एस्ट्रोलॉजर सब अलग होते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा फ़र्क होता है सब में। लोग ना इनको एक ही मान लेते हैं। अरे भाई, मेरे पास पर्सनल मैसेज आते हैं कि विकास भाई कोई अच्छा तांत्रिक बता दो, कोई एस्ट्रोलॉजर बता दो, कोई रेफरेंस दे दो, वो दे दो। तो एक तो उनको समझाना ही ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि भाई पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें जाना किसके पास है, और इनमें क्या फ़र्क होता है, कैसे पता लगेगा कि ये सही है, ये गलत हैं, ये स्कैमर हैं, ये वो हैं, ये हमें खुद नहीं पता होता है ना। तो ये चीज़ जो इनका डिफरेंस होता है मेनली, वो पता होना ज़रूरी है। आई थिंक कि हमारे इस कन्वर्सेशन से लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि जो मैक्सिमम लोग हैं जो अपनी पावर्स दिखा रहे हैं या फिर अघोरी या साधक होने का दावा करते हैं, देयर आर मैनी चांसेस कि वो एक्चुअली में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली आपको ना भ्रमित करा जाता है। मैं आपको बताऊं, उनकी एंटिटीज उनके लिए छोटे मोटे जादू टोने करती हैं मैजिशियन की तरह, और आप इम्प्रेस हो जाते हैं। पर एक्चुअली में ना कहीं आप उस दलदल में फंस रहे हैं, क्योंकि जो असल में करने वाला होगा वो आपको ये टोने टोटके छोटी छोटी चीजें कर करके नहीं दिखाएगा। ये तो आकर्षित करने के लिए हुआ ना। जैसा जादूगर स्टेज पे खड़े होके क्या करता है, उसका काम क्या है, पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करना। वो ऐसी ऐसी चीजें करेगा कि आप पूरे मतलब स्तब्ध हो जाओगे। आप सोचोगे कि भाई इससे बेस्ट कोई जादूगर ही नहीं है। ओपी शर्मा कितना बड़ा नाम है उनका, मैजिक शोज करते हैं वो जगह जगह। जब हमारे यूपी में आए थे वो, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी।
तो जब उन्होंने बोला तो वो बोले हैं कि अग्रिमा जी आप हमारे जो आपके पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं एक बार मिलवाना, हम दोनों साथ में जादू करेंगे। ऐसे हंसी मजाक होने लग गई बैठ के। तो मैंने कहा जी आप जो जादू करते हैं ना वो एनर्जी से खेलना नहीं होता, हमारे में एनर्जी से खेला जाता है। तो मैंने कहा वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, पर बहुत ही वो डाउन टू अर्थ इंसान है। तो ये चीज़ें कर करके आप दूसरे को आकर्षित कर सकते हो, बट वो एक्चुअली में चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी या नहीं करेंगी वो चीज़ नहीं है आप कह सकते। जी अग्रिमा जी, आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी एक लव स्टोरी से कि स्टार्टिंग में कैसे चीज़ें एक अच्छे नोट पे स्टार्ट हुई, स्ट्रगल्स थे लाइफ के अपने, उनको पार करके एक नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट ही किया था कि फिर उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगी, आ गई, चीज़ें खराब होने लगी और लास्ट में जाके जो उस लड़की की हालत हुई, सीरियसली मतलब अगर कोई बस सोचे कि हमारे आसपास में कोई हमारा दोस्त है जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो शायद हम उसका दर्द फील कर पाएंगे, है ना। ऐसा है। आई होप कि जो मिष्टी बनर्जी, उनकी लाइफ अभी सही डायरेक्शन में जाए, सब कुछ चीज़ें थोड़ा थोड़ा उसका बेटर हो रहा है। हाँ। मेन पॉसिबिलिटी अंडर ऑब्जर्वेशन है। मैं यही चाहूंगी, वेट भी बढ़ रहा है हल्का फुल्का उसका, पर ये है कि पहले जो उसकी कंडीशन थी ना और आज मैं उसको देखती हूँ तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ऐसे कि मिष्टी का जो केस है वो और ऐसे जो भी केसेस आपके पास आते हैं आप उनको अच्छे से देखते रहिए और जब भी आपको और वो आपका पॉडकास्ट देखती हैं, उनको बहुत पसंद आता है। मुझे टू बी ऑनेस्ट शायद ऐसा याद आ रहा है कि मैं जानता हूँ इनको, मतलब अगर यही उनका रियल नेम है तो फिर आई थिंक कि आई नो, क्योंकि ऐसे एक सब्सक्राइबर हैं इसी नाम से, है ना। ज़्यादा तो मैं इस बारे में नहीं करूँगा बात, बट आई एम थिंकिंग कि सी मे बी दी पर्सन। हाँ। ऐसा बाकी मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को कि अपने आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको थोड़ा कॉन्शियसली देखिए, समझे, और जो हमने लास्ट में कन्वर्सेशन किया रिगार्डिंग दी स्कैमर्स, रिगार्डिंग अघोरी, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर जो भी होते हैं, इनके बीच का फ़र्क आप समझिए। आपको सच में ज़रूरत है नहीं है, किसकी एग्जैक्टली ज़रूरत है वो एकदम मतलब सोचो, पता करो खुद से, और अवेयर रहिए, सबसे अवेयर रहिए। राइट, मैं करेक्ट वर्ड ये रहेगा कि अवेयर हो जाइए, है ना। बाकी मैं तो आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे पॉडकास्ट लाते रहूँगा हॉरर से रिलेटेड, एंड साथ ही साथ अग्रिमा जी की सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस केस से रिलेटेड या किसी और केस से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी प्रूफ चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हो, इफ़ यू हैव एनी, तो आप अग्रिमा जी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अग्रिमा जी, अगर कोई ऐसी और स्टोरी होती है, कोई और ऐसा केस आता है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग है, इसमें लिटरली बहुत कुछ डिफरेंट हो चुका है, आपको शेयर करना जरूरी है, सो डैट लोग कुछ सीखें, जैसे इस केस से सीखने को मिलता है अगर लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए पहली चीज़ तो सबसे बड़ी ये है विकास कि टीनेजर्स का जो टाइम पीरियड होता है, आजकल जो हमारी जेंजी जो पीढ़ी है ना, जो यूथ है हमारा, वो बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई हो रहा है। राइट। सबर, पेशेंस बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। लोग सोचते ही नहीं है एक्शन लेने से पहले, सोचा और बस अभी कर लो, नहीं होता तो फिर उसके लिए उनका दिमाग जो है ना वो इतना ज़्यादा बौखला जाता है, या तो लड़ भिड़ लेंगे या किसी गलत चीज़ में चले जाएंगे। तो आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय मेडिटेशन अपने लिए अपने अंदर करना। आपको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तांत्रिकों के पास मत जाओ यार, ख़त्म करो, कुछ कहीं मत कुछ करो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप खुद ही अपना ऑरा इतना अच्छा कर लो, इतना खुद को मेडिटेटिवली एक्टिव कर लो कि सारी चीज़ों के आंसर्स आपको खुद ही मिलने लग जाए। चलिए एक काम करते हैं, आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद अग्रिमा जी और आप इनसे जानें कि कैसे आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो, उसको पावरफुल बना सकते हो। तो लोग आपको इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनको अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी, उनका जो भी लाइफ में चल रहा है, जो भी लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को गाइड करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके विकास पॉडकास्ट पे बोलना चाहती हूँ, ये बहुत न्यू होने वाला है, मैंने कभी किसी पॉडकास्ट पे नहीं किया। ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं या ऑडियंस जो हमारी देख रही है उनके लिए। जो भी हमारे पॉडकास्ट पे जो आज चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो भी हमने डिस्कस करी हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी या ये कहानी के ऊपर, तो जो भी आपके बेस्ट 5 सब्सक्राइबर्स रहेंगे जो सच में इस चीज़ को, इस स्टोरी को, किसी की रियल कहानी को फील कर पाएंगे दिल से, और उनके साथ अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो रही होगी तो उसको मेरी तरफ से 5 सब्सक्राइबर्स को गाइडेंस मिलेगी, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रेस्ट इज़ ऑलवेज अप टू यू, आपको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। जी, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए प्यारे प्यारे, और साथ ही अगर सच में कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अपने वर्ड्स में, एंड डायरेक्टली अग्रिमा जी को रीच आउट करेंगे, हम फिगर आउट कर लेंगे कि पहले 5 लोगों को रखते हैं, जो पहले 5 होंगे, जो फर्स्ट 5 होंगे, ये उन्हीं के लिए है। राइट, उनके लिए होगा। बिल्कुल जी।
बाकी चाहे वो एंजेलिक गाइडेंस हो, चाहे वो टेरो कार्ड रीडिंग लेना चाह रहे हो, 15 मिनट्स का सेशन मेरी तरफ से फ्री दिया जाएगा। कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, वाकई में ही है या सिर्फ हेलुसिनेशन है, वो बता दिया जाएगा। आकाशिक हीलिंग, बिल्कुल, आकाशिक हीलिंग अलग होता है, उस वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, इट इज ऑफ 1.5 आवर। दूसरी चीज, अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, क्राइसिस चल रही है, उससे रिलेटेड क्या रेमेडीज हैं वो आपको बता दी जाएंगी। तो ये बेसिक प्रोसेस है, जो बेस्ट 5 होंगे हमारे शुरू के, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच अग्निमा जी इन सब के लिए। बाकी आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक जो भी लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं, डेट मीन्स कि हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हमें ढेर सारा प्यार देते हैं। यही प्यार वो आपको भी देते रहें। Thank you so एंड much. आपके जो भी सोशल मीडिया है उनको भी फॉलो सब्सक्राइब करें, सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में है ही। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।